पिछले साल पृथ्वी लगभग 9 दिनों तक वाइब्रेट करती रही थी। मानव इतिहास का लाउडेस्ट साउंड और सबसे खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाने वाला वॉल्केनिक इरप्शन भी जब 27 अगस्त 1883 के दिन इंडोनेशिया में हुआ था, तो उसके आफ्टर इफेक्ट में आने वाला भूकंप और सुनामी भी मैक्स 30 घंटे के अंदर शांत हो गई थी और वो इफेक्ट भी पूरी दुनिया भर में नहीं देखा गया था। इसी तरह अगर कोई मैसिव एस्टेरॉइड ना हो तो उसके कॉलिजन का इफेक्ट भी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक भूकंप के रूप में नोटिस किया जाता है। लेकिन इन दोनों घटनाओं से भी बड़ा आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9 दिन तक पृथ्वी में एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई और लगातार, वो भी ग्लोबल स्केल पर। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया वीडियो। ये बात है 16 सितंबर साल 2023 की। दुनिया भर के जितने भी ऑब्जर्वेशन स्टेशन थे, खासकर कि वो स्टेशंस जो अर्थ की एक्टिविटीज को नोटिस करते थे, उनके यहाँ अचानक रीडिंग्स आना शुरू हो गई। अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वोल्केनो डिस्कवरी वेबसाइट का 16 सितंबर का डाटा मौजूद है, जो दुनिया भर के सारे पब्लिकली रिपोर्टेड सीस्मिक एक्टिविटीज का डाटा रखते हैं। और इस डाटा के हिसाब से सिर्फ 16 सितंबर के दिन 2 से लेकर 5.2 मैग्नीट्यूड के बीच 359 अर्थक्वेक रिपोर्ट करे गए। लेकिन ये सिर्फ उसी दिन की कहानी नहीं थी। 17 सितंबर 2023 के दिन भी टोटल 343 अर्थक्वेक रिपोर्ट किए गए थे। इनमें से कुछ इस बार भारत के पास भी थे। 18 सितंबर के दिन 410, 19 सितंबर में 421 और ऐसे ही रोज आंकड़ा बढ़ रहा था। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सारी माइनर एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जा रही थी, क्योंकि वो तो कहीं भी कभी भी किसी भी रैंडम डेट को भी उठा लेना। फॉर एग्जाम्पल 18 जुलाई 2024 को भी देख लें तो उस दिन भी अराउंड 333 रिपोर्ट किए गए थे। मगर इन कुछ दिनों में जो चीज गौर करने वाली थी वो थी इससे रिलेटेड 2 बातें। पहली तो ये कि जब भी भूकंप आते हैं या सीस्मिक एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो ब्रेक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं और उनका अपना एक यूनिक पैटर्न होता है। जैसे भूकंप 2 मिनट के लिए आया और उससे ज्यादा समय के लिए कुछ मिनट या कुछ घंटे तक सब कुछ शांत हो गया, और फिर भूकंप एक बार हिट करके धरती हिला देता है। आपको इफेक्ट्स दिखता है और फिर से कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। हर भूकंप लगभग इसी तरह की रीडिंग शो करते हैं, मगर हमारे वाले इस केस में रीडिंग्स भले ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव नहीं थे। इसका मैग्नीट्यूड 2 से 3 या ज्यादा से ज्यादा 2.5 के बीच ही रहता था, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड होते ही रहते थे, किसी अर्थक्वेक से काफी लंबे ड्यूरेशन तक। और ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन में नहीं हो रहा था, बल्कि कई जगह महसूस किया जा रहा था, जिसे बेसिकली एक्सप्लेन करने का कोई भी तरीका किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय ये एज्यूम करने के कि इक्विपमेंट खराब हो गया। हालांकि इक्विपमेंट चेक करवाने पर भी जब खास कुछ कमी नहीं निकली, और इस सीस्मिक एक्टिविटी के शुरू होने के करीब 9 दिन बाद जब सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया, तब इस इनोमली को कुछ दिन तक रिपोर्ट किया गया, मगर बाद में और ब्रेक थ्रू जाने पर इसे इग्नोर कर दिया गया। हालांकि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल रिसर्च की एक टीम ने अपने अपने अवेलेबल सोर्सेज से उस दौर के डेटा को कलेक्ट किया कि उस वक्त दुनिया भर में और खास करके एपिसेंट्रिक एरिया के पास कौन सी मेजर जियोलॉजिकल घटना घटी थी, और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग बनी। अभी तक आप वीडियो को थोड़ा गौर से देख रहे हो तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी हम रीडिंग की बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आने का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि पृथ्वी के वाइब्रेट होने की बात कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थक्वेक और वाइब्रेशन ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, और आगे बढ़ने से पहले इसका अंतर भी समझना जरूरी है। भूकंप बहुत छोटे होते हैं और काफी इंटेंस होते हैं, और उनके पीछे का फैक्टर भी कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि ज्वालामुखी फटना, 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना या रगड़ना वगैरह। वहीं वाइब्रेशन का पैटर्न भूकंप से डिफरेंट होता है, जबकि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये मास लेवल पर कोई डिस्ट्रक्शन कर सके, और ये इतने ज्यादा पैसिव होते हैं कि अगर ये कई घंटे या दिनों तक भी आएंगे तो भी बिना इक्विपमेंट के आप उनकी प्रेजेंस नोटिस नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर खेल पूरा इंटेंसिटी का है, मगर इस डिफरेंट में इस गुत्थी को सुलझाने का एक क्लू भी है, और वो है जियोफिजिकल एक्टिविटी। अगर हम किसी टेम्पररी एक्टिविटी को सुलझाने के बारे में सोच रहे होते तो हमें किसी शॉर्ट टर्म मैसेज इंसिडेंट पर गौर करना पड़ता है, जो कि ऑनेस्टली
किसी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग के डिमोलिस्टेशन या किसी छोटे से छोटे मिरॉइड से टकराने से कई फैक्टर्स में देखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर काफी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लंबी पीरियोडिसिटी के लिए देखी जा रही थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने अपने डेटा का स्कोप थोड़ा छोटा किया और सिर्फ उन घटनाओं पर गौर करना शुरू किया जो उस दौर में कई दिनों तक अपने रीजन्स को अफेक्ट कर रही थी। और जहां इतना बड़ा टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो जाता है, वहां रिमेनिंग इंसिडेंट की संख्या सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ऊपर से एक चीज ये भी है कि अगर ये उतना डिस्ट्रैक्टिव नहीं था तो हो सकता है कि इसका रूट कोज दुनिया के हर एक सोर्स पर रिकॉर्ड ना हुआ हो, और यही कारण रहा कि दुनिया के 15 अलग अलग देशों के करीब 68 वैज्ञानिकों ने एक दूसरे से कनेक्ट किया और उनके पहुंच में जितने भी डाटा सेंसर्स थे, इंक्लूडिंग सैटेलाइट, इमेज कंप्यूटर, सिमुलेशन, रिक्टर रीडिंग, उन सबको कंपेयर किया और उन्हें पता चला कि जैसा पैटर्न इन वाइब्रेशन में देखने को मिला था वो एक्चुअली तब देखने को मिलता है जब किसी मेजर नेचुरल फिनोमिना के बाद सेंसेस आते हैं। क्यों नहीं समझ आया? वेल, डोंट वरी, अगर ये 3-4 फैंसी वर्ड्स सुनकर कुछ आपके ऊपर से गया हो तो क्योंकि अब हम आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल पर और इजी लैंग्वेज में इसे बताने वाले हैं। एक शेष बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना होता है जब एक क्लोज स्पेस में मौजूद लहरें चारों तरफ से उठकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब हम इसे कितना भी सिंप्लीफाई कर दें, इसे बिना एग्जाम्पल के समझ पाना मुश्किल है, और उसकी इंटेंसिटी समझने के लिए ये वीडियो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 25 अप्रैल 2015 के दिन किसी स्विमिंग पूल में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल के अंदर स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग वेव्स कई डायरेक्शन से उठ रही हैं, लेकिन क्योंकि इनमें से किसी को भी सेटल डाउन होने के लिए या अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए सफिशिएंट जगह नहीं मिल रही है, इसलिए ये और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट करती जा रही है। अपेरेंटली ये वीडियो नेपाल के अर्थक्वेक के समय की है, और सेसर भी किसी सुनामी की तरह तभी क्रिएट होती है जब पानी में इस हाइपर एनर्जी को एक्सर्ट किया जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जिस तरह से सुनामी एक ही बार में अपनी सारी एक्सेसिव एनर्जी से पानी को लाकर पानी को पटक देती है, वैसे मौके इन सेसेस को नहीं मिल पाते क्योंकि वो एक एक्लोज्ड एरिया में अकर करती है। अब यहाँ तक आधी मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी, लेकिन आधी मिस्ट्री ये थी कि आगे ऐसा कौन सा इवेंट था जिसने सेसेस को ट्रिगर किया। और अब यहाँ पर काम आई डे टू डे इमेजरीज। डे टू डे इमेज में देखा गया कि ग्रीनलैंड में मौजूद डिक्सन जोल्ट जो मैप में कुछ इस तरह की दिखती है, उसी को घेरे हुए एक चट्टान में 12 अगस्त 2020 के दिन चोटी के ऊपर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो 19 सितंबर 2023 की तस्वीरों में नहीं दिखा, और ये टाइमलाइन बहुत क्लासली मेल खा रहे थे उन 9 दिनों के टाइम पीरियड से। वैज्ञानिकों ने देखा कि उस चट्टान के हटने के बाद इस जमीनी हिस्से के फिजिकल अपीयरेंस में काफी चेंजेस नोटिस किए जा सकते थे। इसके बाद एनालिसिस किए गए डेटा को कंप्यूटर में डाला गया, चीजों को सिमुलेट किया गया, एंड हियर इज व्हाट हैपेंड। सितंबर 2023 में पूर्वी ग्रीनलैंड में एक पिघलते हुए ग्लेशियर की वजह से करीब 4000 फीट ऊंची पहाड़ी के नीचे अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो गए, जिसने इतना बड़ा जमीनी हिस्सा पानी में डुबा दिया कि उसमें ओलंपिक के साइज के 10,000 स्विमिंग पूल भरे जा सकते थे। जब ये 1.2 किलोमीटर ऊंची माउंटेन पीक ढहने के बाद नीचे मौजूद डिक्सन जोन में गिरी तो पानी करीब 200 मीटर ऊपर उछल गया था, और इससे क्रिएट होने वाली वेव्स करीब 110 मीटर ऊंची थी। हालांकि ये जोट कोई स्ट्रिंग तो है नहीं कि सीधे आगे बढ़कर निकल जाए, बल्कि इस जोट के फिगर में जाकर आप देखेंगे तो ये आगे जाकर टर्न लेती है। यही कारण है कि इस लैंडस्लाइड के बाद वाटर में जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो काफी धीरे धीरे आगे कुछ दिनों में एस्केप कर रही थी, और ये जो छोटा सा स्ट्रेट पाथ है ना, इसी में हाई एनर्जी वेव्स हर 90 सेकंड में बैक एंड फोर्थ मूव कर रही थी, जो एग्जैक्टली अर्थ की वाइब्रेशन रीडिंग से मैच भी कर रहा था। पर इस मिस्ट्री का सॉल्व होना हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये दुख की बात है। ऐसा कभी नहीं होता अगर धरती का ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघलते नहीं। इस घटना में पहाड़ में मौजूद ग्लेशियर इतना पतला हो गया था
कि वो अपने ऊपर मौजूद जमीन को होल्ड ही नहीं कर पाया और आगे जाकर लैंडस्लाइड का कारण बना। और जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, ये अंदेशा है कि आगे जाकर स्थितियां और खराब होने वाली हैं और हो सकता है कि ऐसी वाइब्रेशन हमें आगे भी देखने को मिल सकती हैं। और ये वीडियो एक बड़ा रिमाइंडर है कि हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ग्लोबल अर्थक्वेक साइकिल में भी फंस सकता है, जिसका अंत कब होगा कोई नहीं जान पाएगा। हालांकि एक सुनामी और साइंस के बीच में मेजर डिफरेंस हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना। देखते हैं किसने ये वीडियो कितना ध्यान से देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।